हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सक्षम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक अपने रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज इस रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आपको जो भी डाउट हो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा ताकि वो डाउट मेरे तक आ सके और मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है इफ r इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 इज अ रिलेशन ऑन n का मतलब होता है कि वो हमारा रिलेशन किस में शो कर रहा है, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का बन रहा है। राइट द रेंज ऑफ द r। तो देखो रेंज क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो रेंज होती है वो होती है हमारी y की वैल्यूज। जो भी आपके पास y की वैल्यूज आएंगी आप उसको रेंज बोलोगे। और डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज। मतलब आप कौन कौन सी वैल्यूज x की पुट कर पा रहे हो जिससे आपको y का आंसर मिल जाएगा आपकी इस सेट में, जो सेट दे रखा है। इसका मतलब आप x की वैल्यूज कौन कौन सी नेचुरल नंबर में से ले सकते हो, वो आपका डोमेन कहलाएगा। और आपको जो y की वैल्यूज मिलेंगी वो भी किस में होनी चाहिए, आपके नेचुरल नंबर में। तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो हम देखते हैं हम x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर आप देखें जो आप x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो है x। आप नेचुरल नंबर ले रहे हो ना, तो 1 से लेकर आप कहां तक पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। कहां तक पुट कर सकते हो, आप 8 तक पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x अगर y लास्ट में 0 भी हो गया ना तो x इज इक्वल टू 8 हो सकता है। लेकिन y हम 0 नहीं कर सकते। तो अगर हम y 0 नहीं कर सकते तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू जो रह जाएगी हमारे पास वो कितनी रह जाएगी, 7। इसका मतलब मैं x की ये वैल्यूज यहां पर पुट कर सकता हूं जिससे y हमारा यहां से नेचुरल नंबर में से ना हटे। अब इसमें से बहुत सारी वैल्यूज हमारी हटेंगी। अब देखो हम y की वैल्यूज देखते हैं। y की वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती हैं। अगर आप x की वैल्यू को इसमें पुट करते हो, जैसे कि आपने x इक्वल टू 1 पुट करा तो आपको y x इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहां से अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो 3.5 मिलेगी। क्या ये 3.5 जो वैल्यू आपको मिली है क्या आपके इस सेट n में होती है? नहीं होती, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। दूसरी वैल्यू देखते हैं। इसका मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज मेरे को इसमें रखनी पड़ेंगी। x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। इसका मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो डोमेन आएगा इस फंक्शन का, जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो 2, 4, 6। क्या मैं 8 ले सकता हूं? हम 8 नहीं ले सकते। अगर हम x को 8 ले लेंगे तो y हमारा 0 हो जाएगा और 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं होता। इसका मतलब इसकी इस फंक्शन की जो डोमेन आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 2, 4 और 6। अब हम बात करते हैं हमारी रेंज की। रेंज कितनी होगी, जब आपने x इज इक्वल टू 2 लिया, जब आपने यहां पर x इज इक्वल टू कितना लिया, 2, तो आपको ये मिलेगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब आपको एक y की वैल्यू कितनी मिलती है, 3। अब आप x इज इक्वल टू लीजिए 4। अगर आप 4 लेते हैं तो ये कितना मिलेगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 4। तो आपको y कितना मिला, यहाँ पर y मिलता है आपको यहाँ पर 2। तो दूसरी रेंज मिली आपको 2। थर्ड देखते हैं। अब आप x इज इक्वल टू लीजिए 6। जब आप 6 लेंगे तो ये मिलेगा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक आपको क्या मिला, 1। अब जो आपको वैल्यूज मिली है क्या वो आपके नेचुरल नंबर में होती हैं? होती हैं। इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, रेंज, और ये क्या हो गई आपकी डोमेन। तो x की वैल्यूज जो वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं आपके सेट में से वो डोमेन कहलाती हैं। जो वैल्यूज हमारी y की निकल कर आती हैं वो हमारी रेंज कहलाती हैं। ठीक, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट cos x। अब देखिए हमको इसकी डोमेन निकालनी है रूट cos x की। तो पहले हमको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि अगर आपके सामने मैं रूट x लिखता हूं
इसकी डोमेन क्या होगी, रूट एक्स की डोमेन। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते, रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स आएंगे। इसका मतलब जीरो के बाद के सारे नंबर आएंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इस एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब इस रूट कॉस एक्स की, अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, हम मान लेते हैं फंक्शन है हमारे पास रूट कॉस एक्स। इट मीन्स अगर कोई भी चीज रूट में आएगी तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। वो कैसे बन जाते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये जो cos x है, ये cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जब ये cos x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अब देखिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारे पास ये पॉजिटिव देना चाहिए। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब याद कीजिए जो हमारा cos x होता था वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, तो cos x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था। यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे। इसका मतलब ये वाली 0, ये हमारा लिमिट होती है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो कोसेक होगा वो पॉजिटिव किस किस रीजन में आ रहा है, 0 से π/2 और 3π/2 से जब हम लौट के जाते हैं तो ये हो जाता है 2π। इसका मतलब इसकी फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन, इस फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से π/2 और ये 3π/2 से 2π। ये हमारी क्या हो गई, इसकी डोमेन। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर 0, b 2 डिवाइड्स a माइनस b, राइट द इक्विवेलेंस क्लास। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको इसको इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंस पहले से कह रहा है कि ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें जो 0 के साथ जो रिलेशन बने होंगे, मान लीजिए आपका कोई रिलेशन बना होगा तो वो कोई 0 के साथ भी तो बना होगा। 0 के साथ तो जितने भी रिलेशन आपके 0 के साथ बने होंगे आपको यहाँ पर वही 0 के साथ वाले रिलेशन निकालने हैं। ये 0 नहीं है, ये a है, ये a, b। तो हम वही रिलेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर 0 के साथ किस किसने रिलेशन बनाए थे। तो आपके पास है, अब देखो पर ये a माइनस b 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो एक 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल है, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं 6 हो जाएगा डिविजिबल और 8 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे 2 से। तो हमको यही नंबर बनाने हैं। तो इसमें कह रहा है कि सपोज कर लो, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ b हमारे पास, मान लेते हैं b हमारे पास 0 है, तो हमको a की वैल्यू निकालनी है कि a ने किसके साथ रिलेशन बनाया था, a की क्या क्या वैल्यूज रही होंगी। तो ये बताइए अगर कोई नंबर 2 से a माइनस b अगर डिविजिबल है 2 से, a माइनस b अगर 2 से डिविजिबल है और इसमें से एक 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये जो a नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर आना है हमको ऐसा नंबर लेकर आना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड, इसमें से 2 से कौन कौन से डिविजिबल हो जाते हैं, तो 0 हो जाता है, तो b a की वैल्यू एक आ गई 0, एक 1 हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक 1, एक सॉरी 1 नहीं, 0 से डिवाइड करना है, 0 माइनस 2 करूंगा तो एक 2 हो जाता है 2, एक 4 हो जाता है तो 4। तो हमारे पास कौन कौन से क्लास निकल कर आ गई, 0 की इक्विवेलेंस क्लास 0, 2 और 4। आप एक ही जगह पे 0 पुट करोगे तो 0,0 का एक रिलेशन बनेगा, 2,0 का एक रिलेशन बनेगा, 4,0 का एक रिलेशन बनेगा। ये हमारा नेगेटिव में भी जा सकता था, a की वैल्यू 0 हो सकती थी, b की वैल्यू 0, 2, 4 हो सकती थी। तो वो सारे हमारे नंबर क्या हैं, डिविजिबल हैं किससे, 2 से। तो हमारी इक्विवेलेंस क्या क्लास क्या निकल कर आ गई, 0, 2 और 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, एक हमारे पास एक सेट दे रखा है, सेट किसका है, रियल नंबर्स का, डिफाइंड एज आर a, b सच दैट अंडर रूट a इज इक्वल्स टू b इज अ फंक्शन और नॉट। अब हमको देखो
बहुत इजी फंक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि रूट ए इज इक्वल टू बी है, तो हमको ये बताना है ये जो हमने रिलेशन बनाया होगा रियल नंबर के सेट में से क्या वो हमारा फंक्शन होगा या नहीं। आइए बात करते हैं। देखो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हम जानते हैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। इसमें ये सारे नंबर्स आएंगे ना, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखिए रूट ए जो है वो जीरो से लेके माइनस रूट ए इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता। कहां से कहां तक डिफाइंड नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। इसका मतलब एस में ए की वैल्यूज नेगेटिव वाली नहीं आएंगी। और ए क्या है आपका? डोमेन। और डोमेन की, और देखो फंक्शन बनने के लिए हर डोमेन की कुछ ना कुछ रेंज होनी चाहिए, मतलब हर ए का रिलेशन होना चाहिए बी से। लेकिन इस वाले केस में हम देखते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, मतलब उनके लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं है। जब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हमको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतनी ही बात करनी है सिर्फ इसके बारे में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Show that the relation S in the set A, X belongs to Z, 0 greater than less than equals to X greater less than equals to 12 given by S A comma B, A comma B, A comma B belongs to Z. Z का मतलब होता है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और मॉड A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। देखो इस टाइप का हम क्वेश्चन एक कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में लिख लीजिए, आप इसको कर सकते हो। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Let f such that a tends to b be a function defined as 1 1 और on 2। अब देखो हमको इसको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और on 2। ठीक है गाइस, कभी भी आपको 1 1 मिले पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। अब देखिए फॉर 1 1, हम फर्स्ट काम कर रहे हैं फॉर 1 1 के लिए कंडीशन क्या थी? पहले सबसे पहले आप वो कंडीशन लिखा करो। फॉर 1 1 इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2। मतलब क्या करा हमने यहाँ पर? दो अलग अलग x1 और x2 दो अलग अलग नंबर लिए जिनके फंक्शन दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। और देन उसके बाद जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिल जाए कि x1 और x2 जो हम दो अलग अलग नंबर मानकर चल रहे थे वो अलग अलग नहीं, वो सेम थे, तो हम उसको क्या बोल देंगे? 1 1 बोल देंगे। तो यहाँ पर हम यही बात करते हैं। नाउ आपने क्या करा? आपने fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लिया। अब आप अपने इस फंक्शन में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x1 प्लस 3 अपॉन में x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3 अपॉन में x2 माइनस 3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है? हम इसकी बात करते हैं। देखिए जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा आपके सामने 2x1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? x2 माइनस 3 के साथ। आगे बात करें 2x2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? x1 माइनस 3 के साथ, x1 माइनस 3 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x1 x2 प्लस के 6x1 प्लस के 3x2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2x1 x2 माइनस के 6x2 प्लस के 3x1 और माइनस के 9। अब देखिए इसमें से कोई चीज कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 2x1 x2 इस तरफ भी था, 2x1 x2 इस तरफ भी है, दोनों प्लस के, एक इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9 इधर है, माइनस का 9 इधर है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए? x1 को एक तरफ कर लेते हैं, x2 को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर था 6x1 प्लस के 3x1 इधर को आ जाएंगे, 3x1 इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा माइनस के 6x2
और ये कितना आ जाएगा माइनस के 3x2 के बराबर। इसका मतलब यहां से आपके पास कितना मिलेगा 9x1 इज इक्वल्स टू माइनस के 9x2। आप 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे तो आपको x1 इज इक्वल्स टू माइनस के x2 मिलेगा। बताइए आपको क्या मिला कि x1 जो है वो इक्वल है किसके माइनस के x2 के। एक बार हम फिर और चेक कर लेते हैं क्या हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। 2x1 x2 2x1 सॉरी देखो हो गई ना गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई थी हमसे, हमने इसको प्लस का ले लिया जबकि ये प्लस का नहीं होगा। ये 2x1 किसमें होगा तो माइनस के 6x1 और इधर माइनस। ठीक है 6x1 माइनस का ये और प्लस का 3x1 ये इधर को आएगा माइनस का। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का जब इधर को आ रहा था तो ये भी माइनस का हो रहा था। देखो हमने ध्यान नहीं दिया, पूरी गड़बड़। 6x1 माइनस के 3x1। इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब देखो आपने क्या करा fx1 बराबर fx2 आपने माना और आपको x1 बराबर x2 मिल गया। देयरफॉर fx इज 1 1। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो fx कैसा है 1 1 है। ठीक, ये हो गया हमारा 1 1 प्रूफ करना। तो इस तरीके से हमको 1 1 प्रूफ करता है। अब हम चलते हैं आगे, हमको क्या प्रूफ करना है ऑन टू और प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए और चेक करते हैं ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। फॉर एक काम करते हैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है देखिए अब हमको क्या प्रूफ करना था ऑन टू। तो हम सेकंड कंडीशन लेकर चलते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए अब आपको क्या करना होता है, देखो आपको सेम प्रोसेस, आपको कभी भी कैसा भी फंक्शन मिले ना आपको काम यही करना है। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए होता क्या है, हमको वाई एक्स को जो हमारा होता है एक्स की वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ता है किस किस वैल्यूज के लिए वाई हमारा है। तो ऑन टू के लिए होता है कि हमारी जो रेंज है वो अगर हमारी रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के तो मैं उसको ऑन टू बोलूंगा। ठीक, तो इसको करते कैसे हैं वो देखते हैं। जो आपका फंक्शन है ना एफ एक्स, अपने फंक्शन को हमेशा वाई एज्यूम कर लिया करो। हमारे पास था क्या एक्स प्लस 3 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं इसको y एज्यूम करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। अब ये इधर को जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं वाई को एक तरफ कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स वाई, ये 2 इधर को आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। हमारे पास यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3y। तो यहाँ से आपको x कितना मिला, x मिलता है आपको 3 प्लस 3y अपॉन में y माइनस 2। तो देखो आपको x मिल गया। अब आपको क्या चेक करना पड़ता है, इसमें चेक करना पड़ता है कि आप यहां पर इस कंडीशन में y की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो जो आपको सेट दिया गया था या नहीं। देखो मैं यहां पर y को अगर 2 पुट करता हूं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब आप इसमें सब कुछ पुट कर सकते हो लेकिन y की जगह पर 2 पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 2। आप जब भी पुट करोगे तो आपको हर वैल्यू के लिए x मिल रहा है ना, मिल रहा है। बस हमको ये चेक करना है हमारा जो सेट था वो क्या था, कहां से कहां तक था। सेट है हमारा आर। देखो ए की वैल्यू जो था वो रियल नंबर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 3। इसका मतलब यहाँ पर हम 3 नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते, अगर मैं इसको 3 लेता एक्स की वैल्यू को तो ये 0 हो जाता, तो नॉट डिफाइंड। तो ये ठीक है। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू निकल कर आ रही थी वो क्या निकल कर आ रही है उसको चेक करते हैं। रियल नंबर आ रही है ना, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर, या फिर आप एक काम कीजिए, इससे पहले एक काम और कर लीजिए, इससे पहले हम एक काम और लिख लेते हैं। फॉर every value of y, for every value of y we have the value of x, value of x means क्या, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। आपकी जो रेंज है वो किसके बराबर हो गई,
कोडोमेन के। जब कोडोमेन के आपकी रेंज बराबर हो गई है, देयरफॉर आर इज ऑन टू ऑल्सो। तो भैया ये हो गया आपका ऑन टू प्रूफ करना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इस तरीके से हम इसको 1-1 प्रूफ करेंगे और इस तरीके से हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन in non-empty set X considered Px which is the set of all subset of X, define the relation R in Px as follows. For subset A, B in Px, A relation R if and only if A is the subset। देखो ये कह रहा है हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया X, ठीक है, और हमने उसका एक पावर सेट बनाया P of X, ठीक है, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। देखो पावर सेट क्या होते थे, सारे सेट का, सारे सबसेट का अगर हम एक सेट बना लेते हैं उसको हम पावर सेट बोलते थे। ठीक है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करा, एक रिलेशन बनाया उस पी ऑफ एक्स के साथ इस तरीके से। कैसे, फॉर सबसेट ए, अगर ए हमारे पास सबसेट है और बी सबसेट है पी एक्स में, और ए और आर का रिलेशन बना रहे हैं, इफ एंड ओनली, जब भी बना सकते हैं जब ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। और हमको ये प्रूफ करना है ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। देखो जब भी आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी होती है, किसी चीज को सही साबित करना होता है, तो आपको उसकी जनरल कंडीशन लेकर चलनी पड़ती है। और कभी भी आपको किसी चीज को रॉन्ग साबित करना हो ना, तो आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर सॉल्व कर दो, तो वो रॉन्ग साबित हो रहा है उस एग्जांपल से, तो आपकी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर हम काम करते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना होता था, हमको उसको रिफ्लेक्सिव बनाना होता था। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, इफ अगर a, आपके उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनेगा, तब आप उसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव बोलोगे। ठीक, अब हम यहां पर देखते हैं क्या इसको प्रूफ करेंगे। देन a सबसेट होना चाहिए। देखो मैं यहां पर फुल लिख रहा है, कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि ये सबसेट सेट का चल रहा है। सेट a, अगर रिलेशन है किसका, आर के साथ। ठीक, मैं यहां पर लिख लेता हूं, देन ए सबसेट ऑफ ए। अब आप बताइए क्या ए जो सेट होगा क्या वो खुद का सबसेट नहीं होता? हम जानते हैं जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। ठीक, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ए को सबसेट ए इज ट्रू, ए सबसेट ए इज ट्रू बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है। हेंस देयरफॉर ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा आपके रिलेशन को, एंड रिफ्लेक्सिव, ये क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। और हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। देखो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर, देन बी, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। वो भी क्या है, आपके रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होती है। अगर ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो बी ए के साथ भी रिलेशन बनाना चाहिए। हम यहां पर बात करते हैं, हमने क्या करा, हमने एक सेट मान ए, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। लेट कर लिया हमने, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो ये क्या है, ए कॉमा बी वाले रिलेशन को बना रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा आर को, बट बी सबसेट ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हम ये बोल सकते हैं हर समय मतलब होता है, लेकिन ये नहीं है हमेशा होगा, हमेशा नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे, तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होने से रहा, क्योंकि सिमेट्रिक हो जाता तब हम ट्रांजिटिव चेक करते, और वो ट्रांजिटिव भी हो जाता तब तीनों चीजें हो जाती तब हम इक्विवेलेंस बोलते हैं। एग्जांपल, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप एक एग्जांपल देंगे। आपने ये तो बता दिया, अब आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल आपने क्या माना, ए को माना
1,2,1,2 और आपने बी को कितना माना, आपने बी को माना बी 1,2,3, तो आपको ये तो दिखाई दे रहा है ए सबसेट है बी का, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। लेकिन जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे के अंदर प्रेजेंट, ए के जितने भी एलिमेंट थे वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ए सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो बी क्या है आपका, सबसेट नहीं है ए का। इसी वजह से ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। जब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ एंड हेंस आर इज नॉट इक्विवेलेंस, इसका मतलब आर जो हमारा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है गाइज, यहां तक ये हमारा इसको प्रूफ करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो हमको ये क्या है, पहले हमको इसकी फाइंड इफ आर इज एन इक्विवेलेंस। ठीक है, देखो एक रिलेशन दे रखा है आर जो नेचुरल नंबर से है, क्या से, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, इस तरीके से कंडीशन है। इसकी पहले हमको डोमेन निकालनी है और इसकी रेंज निकालनी है। तो देखो एक्स की वैल्यूज देखते हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज। ये देखो नेचुरल नंबर है ना, तो आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। देखो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स को आप कुछ भी पुट करो, आपने 1 पुट कर सकते हो 2 मिलेगा, y की वैल्यू निकल कर आ गई। आप 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10। देखो y के पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि y ये पॉइंट में आना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी पॉइंट करोगे तो y की वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, एक इंटीजर फॉर्म में ही आएगी, पॉजिटिव वो भी। तो आपने क्या करा, आप x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन आपने 1 पुट करा मिला आंसर, आपने 2 पुट करा मिला, 3 करा मिला, 4 करा मिला। लेकिन अगर आपने जब आपने इसको 12 पुट करा तो 12 2 या 24, ये इधर जाएगा माइनस जाएगा, तो y की वैल्यू 0 निकल कर आ रही है। लेकिन उसने बोला कि ये सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, इसका मतलब आप 12 नहीं पुट कर सकते। आप 13 पुट करो, ये हो जाएगा 26, ये इधर को जाएगा तो माइनस के 2, y की वैल्यू माइनस में आ रही है, लेकिन सेट है नेचुरल नंबर का, उसमें माइनस भी नहीं आता। इसका मतलब आप 12 से पहले रुक जाओगे, जो कितना है 11। तो इसकी डोमेन कितनी हो गई, 1 2 3 4, कहाँ तक, 11 तक। रेंज की बात करते हैं। जब आपने 1 पुट करा था तो ये आया था 2 उधर गया था, तो आपको कितना मिला था, 24 माइनस 2 मतलब 22। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप यहां से y की वैल्यूज लिखते हो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24 माइनस 2x 24। जब आपने 1 पुट करा तो आपको कितनी मिली, 22। जब आप इसमें 11 पुट करोगे तो 24 माइनस 22 कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 22 से चलकर कहां तक जाएगी, 2 तक, और गैप कितने का आ रहा है, 2 का। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, रेंज 4 जाएगी, 6 जाएगी, 8 जाएगी, ऐसे चलते चलते कहां तक, 22 तक मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकाल ली और ये वाई की थी, रेंज निकाल रहे थे, रेंज वाई। तो ये हमारी क्या मिल गई, रेंज। हमको डोमेन मिल गई, हमको रेंज मिल गई। अब ये आपको क्या प्रूफ करना है, फाइंड इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ले लिया करो, आपको क्या प्रूफ करना है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन बनाता हूँ तो रिलेशन हम चेक करते हैं क्या क्या बनता है। 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 1 का रिलेशन बना है 22 के साथ। ठीक, देखो मैं यहाँ पर सिंपल ही खत्म कर देते हैं इसको, छोड़ एक ही बार में लाइन खत्म करते हैं सारी चीज। अगर इक्विवेलेंस होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ना, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब होता है कि एक्स मतलब इस वाले सेट का इनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप पहले कंडीशन ले लो, फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है A बिलोंग्स करना चाहिए R को, और A कहाँ हो, आपके सेट में से। तो सेट यहाँ पर मेरे पास कौन सा है, मैं यहाँ पर अभी एक नॉर्मल सेट लिख ले रहा हूँ, A में से होने चाहिए। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, क्या आपने लिया 1,1 बिलोंग्स टू सेट, कौन से सेट में है, X में। ठीक है, X सेट को बिलोंग कर रहा है, ये आपका X सेट था, X की वैल्यूज इसमें है 1,1। आप मान लीजिए ये आपके, सॉरी मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 बिलोंग्स टू एक्स को जो बिलोंग कर रहा है, इस एक्स सेट को जो बिलोंग कर रहा है वो मैंने एक एलिमेंट ले लिया ना। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या 1,1 मेरी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
नाउ 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं कर रहा ये चेक करो। या पहले आप यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं, 2 × 1 + 1, वाई की जगह पे भी कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, क्या आपको 24 मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है आपको 3 इज नॉट इक्वल्स टू 24। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा किसमें, हमारे रिलेशन आर में। जब 1,1 हमारे रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमारा ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस, तो ये आपका इक्विवेलेंस भी नहीं है। हमने रेंज निकाल ली। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। ठीक है, देखिए, सो दैट द फंक्शन -∞ to ∞ tends to -1 to 0 is defined by fx x is upon 1 plus mod x, x belongs to -∞ to 0 is 1 1 और on 2। देखो मैं इसको, चलो ठीक है आपको पूरा ही बताते हैं। पहले तो आप इसमें mod x देखकर आप डर जाओगे और इस सवाल को छोड़ दोगे, नहीं करना, बहुत इजी सवाल है। देखो हम जानते हैं अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है और उसमें fx बराबर mod x है, तो आप जानते हो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हो। क्या तोड़ सकते हो आप इसको, एक तो पॉजिटिव x लिख सकते हो और एक नेगेटिव x लिख सकते हो। पॉजिटिव x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा तो आप उसको नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये कंडीशन होती है। अब देखो x की वैल्यूज यहाँ पर क्या कह रहा है, x की वैल्यूज -∞ से 0 तक है, इसका मतलब x की वैल्यूज नेगेटिव है। जब x की वैल्यूज नेगेटिव है तो आप इस mod x को क्या लिख सकते थे, आप जब x की वैल्यूज नेगेटिव में होंगी तो आप mod x को -x लिख सकते हो। इसका मतलब fx, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है कौन सा, x अपॉन 1 प्लस mod x, आप इसको क्या लिख सकते हो, x अपॉन 1 - x। यहां पर क्या कंडीशन बोलेंगे, mod x इज इक्वल्स टू -x इफ x लेस देन 0। ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो अब आपके सामने ये है। अब फर्स्ट कंडीशन वही काम जो हम करते थे, क्या, अब हम इसको 1 1 प्रूफ करना, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, फॉर 1 1 के लिए पहला कंडीशन, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देन x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाएगी तब आप इसको 1 1 बोलेंगे। हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि x1 अपॉन 1 - x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 - x2। आप आगे क्या करेंगे, अब आप इसके बाद क्या काम करते, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आगे काम करेंगे। इसके बाद आप क्या काम करोगे, आप देखो आप क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, तो आपको क्या मिलता, x1 का मल्टीप्लाई 1 - x2 और x2 का मल्टीप्लाई 1 - x1। जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया आपको मिला x1 - x1 x2, इधर करा आपने तो ये आपको मिला x2 - x1 x2। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो x1 x2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है गाइज, आपको मिला x1 इज इक्वल्स टू x2, वही कंडीशन मिल गई। देयरफॉर fx इज, ये जो फंक्शन था fx इज 1 1, हमने fx1 क्या, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेकर चले थे, हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेकर चले थे, हमने प्रूफ कर दिया x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब हम आते हैं सेकंड, क्या था हमारा सेकंड वाला पार्ट, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू की रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तो आप इसको करोगे क्या, आपका जो फंक्शन दे रखा था fx कितना था, कितना है, x अपॉन 1 - x, x अपॉन 1 - x, इसको आप y के इक्वल एज्यूम करोगे, x अपॉन 1 - x।
यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स। यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा 1 प्लस वाई। यहाँ से x की वैल्यू फिर आपको क्या निकल कर आएगी y अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप देखो, आप इसमें y की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, -1 को छोड़कर। हम क्या कर सकते हैं इसमें, -1 को छोड़कर हम x की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और हमको x मिलेगा। लेकिन इधर देखो, अगर आप x की वैल्यूज, यहाँ पर हमको इनकी लिमिट भी ये भी चेक करने पड़ते हैं। हमारा आंसर ये -इनफाइनाइट से 0 के बीच में लाना है। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये आंसर आपका नेगेटिव कब आएगा, इस नेगेटिव को देखो, ये आंसर आपका नेगेटिव लाना है ना आपको, तो इस आंसर को नेगेटिव सोचते हैं। ये आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, x की वैल्यूज नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू दोनों जगह पुट करोगे, 1 से बड़ी वैल्यू अगर आप पुट, देखो इसमें आप 0 भी पुट करते हो तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन आपको 0 तो नहीं लाना, नहीं है ना। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यूज चेक करनी है, x की वैल्यूज ऐसी हैं तो आप चेक करो आप इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर पा रहे हो। आप पुट कर पा रहे हो -1 से 0 के बीच की वैल्यू, आप -1 से 0 की वैल्यूज इसमें पुट कर पा रहे हो। ये जो है ना, ये y के लिए होता है, ये जो दे रखा है ये होता है y के लिए, ये है y के लिए और ये है x के लिए। तो y की वैल्यू आप -1 से 0 के बीच की ही पुट कर पाओगे। आप देखो, आप 0 से छोटा नीचे चलो तो ये नेगेटिव आएगा, ऊपर वाला नेगेटिव लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा और आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी। देयरफॉर आप यहां पर ये बोल सकते हो, फॉर एवरी y द वैल्यू ऑफ x वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, क्या है आपकी, पॉसिबल है। जब वो पॉसिबल है तो हम क्या कहेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू, हेंस रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन। देयरफॉर सो फंक्शन fx इज ऑन टू ऑल्सो, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बाइजेक्टिव आप इसको प्रूफ कर सकते हो। और देखो एफ इनवर्स जो होता है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये y की x की वैल्यू निकाली थी ना y की टर्म्स में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही करके आप x की वैल्यू निकालोगे, वही क्या कहलाती है, आपका एफ इनवर्स। बाइजेक्टिव है, आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप इसको, बाइजेक्टिव का मतलब आपको ऑन टू और 1 दोनों प्रूफ करने हैं, 1 भी और ऑन टू भी। आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, इसको मैं करवाता हूँ। यहाँ पर हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, a कॉमा बी का रिलेशन हमने बनाया है c कॉमा डी के साथ, और वो कैसे बना है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक, आइए बात करते हैं। देखो, और यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, इस a का रिलेशन बना है इसके साथ, ठीक है, तो ये a प्लस डी हो गया, और ये हमने ऐसे करके जोड़ के लिखा है b प्लस सी। इस बात को ध्यान रखना है हमको कि जब हम इनका रिलेशन बना रहे थे तो ये वाली फर्स्ट वाली और ये वाली आपस में जुड़ जाती है और ये बराबर हो जाती है इन बीच वालों के। ठीक, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। आप कंडीशन लिखना करें, इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब हम यहां से हम अपना काम करते हैं। नाउ हमने माना एक a कॉमा बी अपने पास एक सेट ले लिया, एक हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, एक कॉमा, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में चल रहा है ना, सेट में से ऑर्डर्ड पेयर लिए होंगे, तो हमने एक छोटा सा a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ले लिया और उसका रिलेशन हमने इसी a कॉमा बी के साथ ही बनाया, क्योंकि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो इधर a कॉमा बी है तो इधर भी a कॉमा बी आएगा, तभी तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है वो। अब आप चेक करो, अगर आपका रिलेशन a कॉमा बी बिलोंग्स टू a कॉमा बी, देन a, ये वाला a का इस वाले b के साथ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b प्लस a। तो ये हम जानते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी ही निकल कर आ रहा है, जो कि क्या है, सही बात होती है। इसका मतलब मैं देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक की पहले कंडीशन लिखिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा हमारे रिलेशन आर को, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन आर को। लेट हमने क्या करा, हमने एज्यूम कर लिया ए कॉमा बी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर था और वो क्या कर रहा था, ए कॉमा बी, और ये रिलेशन बना रहा था किसके साथ? सी कॉमा डी के साथ। हमने एक अलग ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए कॉमा बी रिलेशन बना रहे हैं। ठीक, अगर ए कॉमा बी रिलेशन बना रहा है सी और डी के साथ, तो आपके पास कंडीशन क्या बननी चाहिए थी? ए का प्लस हो जाएगा किसके साथ? डी के साथ। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू, और आपस में बी प्लस सी होंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा प्रूफ करना है ना। तो देखो, अपने आप काम के लिए हम छोटा सा एक रफ काम कर लिया करेंगे। हमको ये प्रूफ करना है कि सी कॉमा डी का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? ए कॉमा बी के साथ। अगर होता तो आपको ये क्या मिलता? सी और ए, बी का मल्टी सी प्लस मिल जाता, सी प्लस बी, और ये ए और डी प्लस ए मिल जाता, यही तो मिलता। तो हम काम क्या करते हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको आगे पीछे लिख लेता हूं। इक्वल में हम सब चीज बराबर लिख सकते हैं ना, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, हम लिख सकते हैं इसको। तो देखो, आपको जो प्रूफ करना था सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, यहां से मिल गया ना। आप यहां पर ये बोल सकते थे देयरफॉर सी कॉमा डी रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ? ए कॉमा बी के साथ। देयरफॉर हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये जो आपका आर है वो सिमेट्रिक भी है। ठीक, इसके बाद हमको थर्ड क्या प्रूफ करना है? अपना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती थी? इफ ए का रिलेशन बी के साथ है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए रिलेशन बना रहा है बी के साथ, एंड बी रिलेशन बना रहा है सी के साथ, देन तब ए इसका रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए ना। अब हम बात करते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। हमने माना ए कॉमा बी रिलेशन बना रहा है किसके साथ? सी कॉमा डी के साथ। ठीक है गाइस। और दूसरी, जब ये बनाएगा तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंड इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, एंड सी कॉमा डी ये है रिलेशन बना रहा है किसके साथ? ई कॉमा एफ के साथ। देखो, हमने तीन अलग अलग लिए थे ना, ये एक हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, जब हम क्या है ई के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू ई प्लस डी, बीच वाले जुड़ जाएंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब देखो, हमको लाना क्या है? हमको लाना है ए और सी का रिलेशन, मतलब ए कॉमा बी का रिलेशन। देखो, रफ काम कर रहे हैं, ए कॉमा बी का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? ई कॉमा एफ के साथ। जब ये मिलेगा तो ए के साथ मिलेगा एफ, और बी के साथ क्या मिलेगा आपको? ए। अब ये चेक करना ये कैसे मिल सकता है। तो आप देखो, ए के साथ एफ चाहिए ना, तो आपको इस ए को और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमने क्या करा? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को जोड़ दिया। तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू इस तरफ बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। अब हम देखते हैं हमको क्या हुआ। ये आपको मिलता है सी और डी कैंसिल। इसका मतलब ये आपके पास रहा क्या? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। देखो, ये यही वाली कंडीशन निकल कर आई ना। इसका मतलब ये वाली कंडीशन निकल कर आई, तो ये हमारा ए कॉमा बी रिलेशन बना रहा है किसके साथ? ई कॉमा एफ के साथ। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। हेंस अगर ये आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 5। देखो, ये हमको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, जो क्या है? जी इज अ फंक्शन। पहले तो हमको ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए देखो, एक चीज याद रखो, फंक्शन इधर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज इधर होनी चाहिए, सिंगल एलिमेंट की इमेज सिंगल से होनी चाहिए। यहाँ पर आएगा
इधर मान लेता हूँ मैं, ये सेट ए था, ये सेट बी था, ये पहले वाली वैल्यूज ए की है, तो ये 1 2 3 और 4 मिल जाएगा। इधर 1 3 5 और 7 मिल जाएगा। देखो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन, तो इधर वाले सिंगल एलिमेंट की इमेज इनके साथ है, यहाँ पर कोई भी चीज सबकी इमेज बनी है, इधर वाले सबकी इमेज इधर बनी है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन तो है। तो यस इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन तो है। अब हमको क्या देखना है, ये फंक्शन है, हमको देखना है इज डी इज डिस्क्राइब्ड बाय जी एक्स। अगर आपके पास जी एक्स हमने इस तरीके से डिफाइन करा है कि आपको ए एक्स प्लस बी मिलेगा। ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज हैं वो ए की हैं और ये जो वैल्यूज हैं वो बी की हैं। आप ले लीजिए यहाँ से कोई सी भी कोई कंडीशन। ए एक्स प्लस बी, वॉट शुड बी द वैल्यूज असाइन टू ए एंड बी। अब देखो हम ए को कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, ए की वैल्यूज को आप मान लीजिए, देखो हमने क्या माना, एक्स हमारे पास अगर ये 1 होता है, देखो ये वाली वैल्यू वेट 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 वेट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या होता है, ये तो हमारे पास एक्स होता है ना, और ये क्या होता है हमारे पास वाई। वाई का मतलब ये जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स की पहली वाली कंडीशन से फ्रॉम 1,1 फ्रॉम 1,1 से मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और g ऑफ x कितना हो जाएगा आपके सामने, वो भी कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगा आपके पास, बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b। तो आपको क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरी हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक, सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड फ्रॉम, आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लीजिए, हम ले लेते हैं 2,3। x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और g ऑफ x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b। तो ये कितना मिल जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड, चलो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से हमने फ्रॉम क्या, फर्स्ट को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा a। b में से b जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 2। जब आपको a की वैल्यू 2 मिल गई है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट इक्वेशन में a बराबर 2 पुट कर दीजिए। जैसे आप a बराबर 2 पुट करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो b की वैल्यू को कितनी मिल गई, माइनस के 1। इसका मतलब a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू माइनस 1 थी। देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन ए डी और बी सी, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा है ना 26, बस यहाँ पर प्लस थे, वहां पर क्या है सीधे मल्टीप्लाई है। तो आप इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क में लिख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये 1 1 एनॉन 2, हमने 1 1 एनॉन 2 भी प्रूफ करना देख लिया। तो आपके पास आज कितने होमवर्क क्वेश्चन हो गए, 1 1 2 और एक ये 3 3, एक ये 4 वो 5। तो आज आपके पास 5 होमवर्क क्वेश्चन है। आप इन 5 होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन खत्म होता है। हमने जितने भी रिलेशन फंक्शन के सवाल हो सकते थे, जितने भी कंसेप्ट में आपके सामने सब लेकर आ गया हूँ। और ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर में या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और बाकी हमारे साथ बने रहिए। हम आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेली करवाएंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड में बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं और वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी अब नई वीडियो में।